पेटीएम का स्टॉक अपने हाई से 60 से 70% डाउन है, एज वेल एज जोमेटो का भी स्टॉक 50 to 60% डाउन है अपने हाई से। ऐसे टाइम पे अगर आप इनमें इन्वेस्टेड हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें आपको फिलहाल देखनी है, क्या स्टेप्स आपको लेने हैं, एंड अगर आप सोच रहे हो कि इनमें हम फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें या ना करें तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं इन दोनों स्टॉक के पीछे क्या फंडामेंटल स्टोरी रह सकती है। देन हम थोड़ी सी बात करेंगे इनके जो रीसेंट रिजल्ट्स आए हैं उनको देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, एंड देन हम बात करेंगे थोड़ी सी चार्ट्स के ऊपर कि चार्ट्स के ऊपर क्या लग रही है दोनों स्टॉक्स, एंड लास्ट में आपको अपना फाइनल कंक्लूजन बताऊंगा। जिस फंडामेंटल स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ वो बेसिकली मेरा अपना पर्सनल जो भी एनालिसिस है, जो मैंने आसपास होते देखा है अपने साथ, वो चीजें मैं शेयर करने वाला हूँ। सो सबसे पहला तो पेटीएम की बात करते हैं। सो जब बिल्कुल शुरुआत हुई थी डिजिटल इंडिया एक रेवोल्यूशन की, तो वहां पे पेटीएम बहुत यूज हो रहा था। एंड पर्सनली मैं बताऊं तो मैं भी बहुत ज्यादा यूज करता था, चाहे वो रिचार्ज हो, बिल पेमेंट्स हो, किसी को पैसे भेजने हैं, तो सारी चीजों के लिए मैं पेटीएम यूज करता था। बट फिलहाल जब से ये गूगल पे आ चुका है, फोन पे आ चुका है, अमेजन पे आ चुका है, ये जो आ चुकी हैं एप्लीकेशंस, इसके बाद अगर मैं आपको अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो मेरा जो पेटीएम का यूजेज है वो ड्रास्टिकली जो है डिक्रीज हुआ है। एंड अभी मेरा जो पेटीएम यूज होता है वो सिर्फ होता है मोबाइल रिचार्जेस के लिए, बिकॉज आफ्टर ऑल देखो इनके स्टॉक प्राइसेस तभी बढ़ेंगे लॉन्गर रन में अगर इनका बिजनेस चल रहा है। अगर इनके पास इतने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, रेवेन्यू ग्रो नहीं हो रहा है, तो लॉन्गर रन में प्राइसेस आने ही वाले नीचे। सो मैंने यहाँ पे यही सेंस करा है कि मेरा पर्सनल यूसेज पेटीएम का बहुत ज्यादा कम हुआ है, एंड फिलहाल मैं सिर्फ रिचार्जेस के लिए इसको यूज कर रहा हूँ। ना मैं इससे बिल पेमेंट्स करता हूँ, ना मैं इसके थ्रू म्यूचुअल फंड्स बाय करता हूँ, ना ही मैं इसके थ्रू कोई फ्लाइट टिकट्स वगैरह बुक कर रहा हूँ फिलहाल, और ना ही मैं इसके थ्रू किसी को पैसे भेजता हूँ। आप मेरे को जरूर से बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप अभी पेटीएम कितना यूज करते हो, पहले कितना करते थे एंड अब कितना करते हो। सेकंड बात अगर हम करें जोमेटो की, तो जोमेटो की बात यह है कि यहाँ पे मैं आपको अगर अपने पर्सनल सिटी का बताऊं तो यहाँ पे हमारे जोमेटो एंड स्विगी ही है, इसके अलावा उबर ईट्स नहीं है और ना ही कोई और डिलीवरी सर्विस है। तो पहले जब बात है जोमेटो जब लिस्टेड नहीं था तब मेरे मेजॉरिटी ऑर्डर्स जो है जोमेटो के थ्रू होते थे। बट दिक्कत कहाँ पे आई कि जब इन्होंने अपना आईपीओ अनाउंस करा, उसके बाद ये लिस्ट हो गए, तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि उसके बाद से इनके जो कूपन्स हैं वो बहुत कम हो गए। आगे कूपन्स कुछ ऐसे होते थे कि 20% ऑफ, 25% ऑफ, 30% तक भी ऑफ मिल जाता था। एंड आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम एज अ कंज्यूमर जो है वो कूपन्स जरूर से देखते हैं। अगर मैं कोई चीज ऑर्डर कर रहा हूं जोमेटो के थ्रू, मेरे को 200 वाली चीज जो है 150 में मिल रही है कूपन के थ्रू, एंड वही चीज मेरे को स्विगी पे 200 की मिल रही है, वही सेम रेस्टोरेंट से, तो मैं डेफिनेटली जोमेटो को यूज करूंगा कूपन लगाकर। बट अगर मेरे को कूपन नहीं मिल रहा है और स्विगी पे कूपन मिल रहा है तो देन मैं स्विगी पे स्विच हो जाऊंगा। तो ऐसे में क्या है, डेफिनेटली इनका कस्टमर बेस कम हो रहा है। बट स्टिल मैं ये नहीं कहूंगा कि जोमेटो का बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया है। पेटीएम से मेरे को फिर भी थोड़ा अच्छा हाल लगता है इनका। पेटीएम का तो मेरे को लगता है कि यार बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है गूगल पे आने के बाद एंड फोन पे आने के बाद। बट जोमेटो का अभी फिलहाल ओवरऑल पूरे इंडिया में देखें तो बहुत ज्यादा कोई कंपटीशन नहीं है। स्विगी है, उबर ईट्स है, बट स्टिल जोमेटो के पास एक बहुत मेजॉरिटी ऑफ द शेयर है। बट आने वाले टाइम में ये कॉम्पिटिटर्स जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इन दोनों के बिजनेस पे फर्क पड़ने वाला है एंड दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। सो ये तो रही हमारी फंडामेंटल स्टोरी की बात। एंड यहाँ पे ये एक चीज है कि ये फंडामेंटल स्टोरी, ये मेरा पर्सनल व्यू है, सारा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है आप अगर जोमेटो का स्टॉक होल्ड कर रहे हो तो आपको लगता हो कि नहीं यार ये सब चीजें बकवास हैं, अभी भी यूज हो रहा है एंड आगे ये और ग्रो होने वाला है, तो इसलिए आप उसको लेकर बैठे हो। सो अभी हम थोड़ा सा फंडामेंटल पे चलते हैं, दैट इज क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, थोड़ी सी स्टेटमेंट्स देखते हैं कि वो चीजें क्या हमें शो कर रही हैं, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे चार्ट्स थोड़े से, एंड फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि अभी फिलहाल हमें इसमें क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले हम पेटीएम देख लेते हैं। अब जैसे इसका रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो 2017 तक तो कुछ खास नहीं था, 17 के बाद एकदम से जंप आया। जैसे कि हमें पता ही है कि वहाँ पे उसके बाद हमें देखने को मिला कि एक जियो आया एंड देन एक रेवोल्यूशन सा आया पूरा इंडिया में, एंड उसके बाद इनका जो है रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ। तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3300 करोड़ के आसपास का था। बट उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगले 3 साल तक जो है वो रेवेन्यू ऑलमोस्ट स्टेबल ही रहा है, ग्रो नहीं हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले इनका जो लॉस था वो 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का था, देन यहाँ पे 2400 करोड़ के आसपास आया, देन 1600 करोड़ के आसपास आया। तो लॉस कम हो रहा है डेफिनेटली, बट स्टिल ये जो 1600 करोड़ का नंबर है अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा नंबर है। यहाँ पे अगर हम बैलेंस शीट में मेजर एक सबसे पहली चीज़ जो है दैट इज बोरोइंग्स, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 600 करोड़ के आसपास की बोरोइंग्स दिखा रहा है। बट स्टिल यहाँ पे अगर हम देखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज में जाकर तो लॉन्ग टर्म जो डेट है वो ज़्यादा नहीं है, पहले 200 करोड़ का था, देन 180 करोड़, देन 42 करोड़। तो लॉन्ग टर्म डेट तो डेफिनेटली कम करा है। तो डेट का इतना फिलहाल इशू नहीं है कि इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है, तो ये चीज़ हो गई। अभी बाकी अब देखो जो लॉस वाला सीन है वही मेन चीज़ है जो कि इफेक्ट कर रही है। अब अगर हम एक बार इस पे जाएं इनकम में, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो एम्प्लॉय कॉस्ट है जो कि यहाँ पे
रेगुलरली इंक्रीज होती जा रही है। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो कंटिन्यूसली कम हुए हैं एंड वो थोड़े से कंट्रोल में आ रहे हैं। एंड बाकी जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो अगर ये कंट्रोल होते दिखते हैं आने वाले टाइम में तो डेफिनेटली हम देख पाएंगे कि यस, इसका जो है वो लॉस वाला सिनेरियो थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके बाद जो है वो अब कैश फ्लो तो इसका डेफिनेटली हिला ही होगा, बिकॉज कैश फ्लो जब कंपनी ही लॉस में है तो कैश फ्लो भी हमें वहाँ पे कैसे अच्छा दिख सकता है। तो फ्री फ्लो आप देख सकते हो कैश का -2300 करोड़ के आसपास है एंड डेफिनेटली यहाँ पे हमें कुछ देखने को खास मिलेगा नहीं मेरे हिसाब से। होल्डिंग्स में हम चलते हैं एक बार एंड होल्डिंग्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने अगर हम देखें तो पिछले 2 क्वार्टर्स में जो है उन्होंने थोड़ी सी इंक्रीज करी है। दैट इज फर्स्ट क्वार्टर में उन्होंने यहाँ पे 0.8% किया, देन उसको भी बढ़ाकर जो 1.06% कर लिया है उन्होंने। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स का देखें तो उन्होंने थोड़ा सा जो है वो अपना स्टेक यहाँ पे कम करा है, 10.3% से इसको 9.3% करा है। सो 1% के आसपास उन्होंने अपना स्टेक यहाँ पे कम करा है। अब बात करें यहाँ पे रिटेलर्स की तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अदर पार्टीज 86% है और रिटेल इन्वेस्टर्स का जो स्टेक है वो बड़ा है, तो 2.79% से आप देख रहे हो 3.5% हुआ है। सो जोमेटो पे अगर हम चले फाइनेंशियल्स में चलते हैं, इनका भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, तो वो 965 करोड़ के आसपास था पहले, देन इंक्रीज होकर 2400 करोड़ हुआ, देन 800 करोड़ हुआ। फिलहाल ये लॉस मेकिंग कंपनी ही है एंड इसमें भी कुछ खास हमें दिख नहीं रहा है कि यस कोई ऐसा लाइक टर्न अराउंड हो रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा दिखे कि हाँ यार कुछ हो रहा है ऐसा एंड हमें इसमें कूद जाना चाहिए। सो वैसा फिलहाल कुछ भी नहीं है इसकी लाइक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। वहीं पर अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, हम जो देखने वाली चीज़ है वो देख लेते हैं, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज में जो मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा दैट इज डेट। तो डेट यहाँ पे फिलहाल नहीं है, 50 करोड़ के आसपास है एंड यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 70 करोड़ के आसपास दिखा रहा है। तो मतलब डेट तो ज़्यादा नहीं है कंपनीज के ऊपर, दोनों कंपनीज के ऊपर, बट इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स को जो मेजर चीज़ खा रही है वो है इनका लॉस एंड सेकंड है कि मार्केट की इनके ऊपर क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या वैल्यूएशंस इनकी आई थी एंड उसके बाद इन्होंने क्या जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स में परफॉर्म करा एंड किस तरीके से इनकी पिटाई हुई। उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम इसका भी देखें तो एक बार हम होल्डिंग्स में चलते हैं एंड देन इसका भी अगर हम देखेंगे म्यूचुअल फंड्स का तो 3% से 4.5% के आसपास पहले करा उन्होंने, देन फिर उन्होंने कम करा है। एंड अगर हम इसका FII का देखेंगे तो वो कंटिन्यूसली इसमें स्टेक बढ़ा रहे हैं, दैट इज जोमेटो में 8.8% से और ऑलमोस्ट 11.3% के आसपास उन्होंने कर लिया है। सो रीजन क्या है ये तो हमें नहीं पता है, बट यस हम चार्ट पे देखेंगे बाद में। सो रिटेलर्स की अगर बात करें तो पहले उन्होंने 2.2% से 1.40 करा एंड देन 1.60। सो अब फाइनल चीज़ दैट इज कंक्लूजन है एक हिसाब का, इस समझ लीजिए वीडियो का। जो फाइनेंशियल्स वगैरह थे वो तो आप समझो हमने सिर्फ ऐसे देखने के लिए डिस्कस करे थे, बिकॉज वहां से पिक्चर क्लियर नहीं होती है लॉन्ग टर्म की। दैट इज लॉन्ग टर्म की कहने का मतलब कि यार एक्चुअली क्या हो रहा है प्राइस में, ठीक है। अब फाइनेंशियल जितने मर्जी अच्छे होते जाए लेकिन अगर स्टॉक गिरता ही जा रहा है तो भी इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए आपको, बिकॉज अगर स्टॉक गिर रहा है और गिरता ही जा रहा है दैट मीन्स वहाँ पे कोई रीजन है फाइनेंशियल्स में, वो चाहे बाद में आ जाएगा बट आज जरूर जाएगा। तो अब यहीं पे अगर हम पेटीएम देखो, पेटीएम का चार्ट तो सबसे घटिया है, ठीक है। जोमेटो का फिर चाहे थोड़ा सा अच्छा होगा पेटीएम से, बट पेटीएम का तो मतलब वही चीज़ है कि पहले दिन से ही आपको वो बता रहा है कि भाई ये स्टॉक में दिक्कत है। अब यहाँ पे फिलहाल हमें क्या देखना है, इतने डेली चार्ट से तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। 1 आवर के चार्ट पे हम चलते हैं एक बार, तो इसको हम एक बार जो है ना साइड कर लेते हैं। हाँ, तो 1 आवर के चार्ट पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसमें फॉल आया था इनिशियल दिन में ही, उसके बाद यहाँ पे एक बाउंस आया एंड देन ये कंटिन्यूसली नीचे गिरता गया। अब ऐसे चार्ट में आपको करना क्या होता है, ठीक है, जो कि IPO वाला है, तो सबसे पहले तो आपको जो लाइक फर्स्ट डे का जो लो है वो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज ये वाला, ये था फर्स्ट डे का लो, ठीक है। यहाँ पे आप एक सिंपल सी लाइन लगा लो, ठीक है। अब ये लो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको लाइक लंबे टाइम के लिए भी होल्ड करना चाहते हो। तो यहाँ से तो इसने सेकंड डे भी इसको तोड़ दिया, लेकिन जब इसके ऊपर आया अगर ये फिर से यहाँ से नीचे से जाने की कोशिश कर रहा था तो आपको यहाँ पे बनने का कोई भी मोटिव नहीं है। दैट इज जब इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए था। अगर आपने नहीं करा है तो दैट इज आपकी मिस्टेक है। तो ये तो होगा कि पहले आपको कैसे देखना था कि जब भी कोई मेजर एरिया यहाँ पे टूट रहा है, दैट इज ये फर्स्ट डे का लो था, उसके बाद जब यहाँ से बाउंस बैक करके अगर ये ऊपर जाना चाहता था तो यहाँ पे फिर सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता था, बट ये यहाँ पे नहीं रुका, देन यहाँ से गिर गया। तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना था, दैट इज 1600 के आसपास, 1500 के आसपास। जैसे अगर मैं 15 मिनट लगाता हूँ तो 15 मिनट पे अगर हम एक चीज़ देख रहे हैं इसका चार्ट खोलकर, तो हमें दिख रहा है कि 15 मिनट की एक एवरेज है, दैट इज ये ब्लैक वाली लाइन, ये है 200 की एवरेज, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हम ये देख रहे हैं कि जब से यहाँ से इसने इसको ब्रेक करा है, उसका जब भी ये यहाँ पे आया है तो यहाँ पे इसने 15 की 200 की एवरेज को कभी भी नहीं ब्रेक करा है ऊपर की साइड पे। दैट इज यहाँ पे एक बार आया, उसके बाद यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, उसके बाद एक बार यहाँ पे आया आसपास, फिर यहाँ से ब्रेक कर दिया, देन यहाँ पे आया, फिर वहीं से ब्रेक कर दिया, उसके बाद फिर यहाँ पे आया, फिर ब्रेक कर दिया। अब ऐसे सिनेरियो में आपको जब तक ये 15 टाइम फ्रेम पे, दैट इज 15 मिनट पे 200 की एवरेज ऊपर नहीं टूट जाती है अच्छे मार्जिन से, तब तक आपको इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। और अगर आप फंसे हुए हो, समझ लीजिए आप यहाँ पे 1000 रुपये पे फंसे हुए, 2000 पे फंसे हुए हो, अगर आपको एग्जिट करना है तो जब यहाँ से ये घूमकर फिर यहाँ पे आता है 15
मिनट पे 200 के एवरेज के आसपास एग्जिट कर दो, बिकॉज फिर से गिरेगा यहाँ से ये, अगर गिरना चाहता है ये, जैसे यहाँ पे गिरा ना हर बार, तो यहीं से गिरेगा अगर ये गिरना चाहता है, बिकॉज ये एक इसकी डायनेमिक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। अब यहाँ पे 15 मिनट पे है, किसी स्टॉक में हो सकता है 5 मिनट पे दिखे आपको, किसी पे 30 मिनट पे दिखे, बट फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर मैं इसमें इन्वेस्टेड होता और मैं इसको होल्ड कर रहा होता तो मैं फिलहाल क्या करता, बिकॉज यहाँ पे रिकमेंडेशन वगैरह कोई भी नहीं कि आप इसको बेचो या खरीदो, वो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो बट यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे हमने देखा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, वहाँ पे इसको 200 की लाइन पे आकर बार बार रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर ये यहाँ से एक बार बाउंस लेकर फिर यहाँ आता है, दैट इज 770-80 तक, तो मैं एक बार तो एग्जिट करूँगा, जो भी मेरे पास पड़ा है थोड़ा बहुत तो उसमें से मैं निकल जाऊँगा, बिकॉज जब तक इसके ऊपर आकर ये सस्टेन नहीं करता है ना, तब तक आप समझ लीजिए कि इसमें नई चाल नहीं शुरू हो सकती है, बिकॉज ये एक एवरेज है और जहाँ पे भी एवरेज हो प्राइस की वहाँ से उसको मिलती ही मिलती है, दैट इज रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट। और ये आपने मूविंग एवरेजेस अगर समझ रखे हैं तो आपको पता होगा। अगर ये वहाँ से आता है देन उसके बाद मेजर एरिया है कि ये वाला, जहाँ पे इसने आप समझ लीजिए पूरा एक 24 जनवरी से लेकर 10-12 फरवरी तक, दैट इज 15-20 दिन यहाँ पे गुजारे हैं। तो जब यहाँ इस एरिया के ऊपर जाकर ये सस्टेन करेगा, दैट इज 1000 के ऊपर, समझ लीजिए आप 980 1000 के ऊपर जब जाकर ये सस्टेन करेगा, तो आप इसमें कोई नई पोजीशन मेरे हिसाब से बना सकते हो। उससे पहले देखने का भी मतलब नहीं है इसको, एंड जो भी आपके पास पड़ा है, जितना भी लॉस हो रहा है वो बुक करके मेरे हिसाब से एग्जिट करना चाहिए। अगर 1000 के ऊपर आकर कभी सस्टेन करेगा तो हम देखेंगे, अदरवाइज मेरे हिसाब से यहाँ पे रहने का कोई भी मतलब नहीं है। सिमिलरली अगर हम जोमेटो का चार्ट देखें तो जोमेटो का चार्ट, जैसे मैंने बताया कि जोमेटो का थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो लाइक फाइनेंशियल्स भी हमें ठीक लगे थे। अब ऐसे चार्ट में आप क्या कर सकते हो, तो ऐसे चार्ट में सिंपल आपको एक चीज़ करनी है कि कोई भी अगर मेजर उसकी सपोर्ट है वो जब ब्रेक हो रही है तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है। फॉर एग्जांपल ये एरिया, अगर हम इसमें बात करें तो अगर हम एक रेक्टेंगल बनाएं तो ये वाला एरिया अगर आप समझ रहे हो, दैट इज़ आप समझ लो जो 120 से लेकर 130 रुपये का एरिया, यहाँ पे बार बार ये हिट करके वापस जा रहा था, बट फाइनली इसने इस कैंडल पे इसको ब्रेक करा है, दैट इज़ 21 जनवरी को। तो आपको ऐसी कैंडल्स के ऊपर इसको एग्जिट करना है, एंड इस कैंडल में नहीं करोगे तो नेक्स्ट में कर सकते हो, बट जिस हिसाब की ये कैंडल बनी है, दैट इज 9% की कैंडल बनी है, जितने प्रेशर से बनी है, तो इसी कैंडल में आपको एग्जिट कर देना चाहिए। तो आप 120 के ऊपर एग्जिट कर सकते हो, आपको जितना मर्जी लॉस हो रहा हो तब, ठीक है, आपने चाहे 160 पे भी लिया हो, आपको एक बार के लिए एग्जिट करना है। जब फिर घूमकर कभी इसके ऊपर आता तो आप ले सकते थे, बट अभी बात है कि अगर आप अब फंस चुके तो अब क्या करना है। सिमिलर जैसे मैंने आपको बताया, कोई आपको ऐसी लाइक एवरेज ढूंढनी है जहाँ से ये बार बार पलट रहा है, कोई भी ऐसे टाइम फ्रेम पे। तो जैसे अगर हम इसको शुरू करेंगे समझ लीजिए 30 मिनट पे, तो 30 मिनट पे हम देख रहे हैं कि ये 30 मिनट पे तो 200 की लाइन पे कभी आया ही नहीं, ठीक है, कि इसको रेजिस्टेंस मिली हो, बहुत पहले की बात है, उसको हम छोड़ देते हैं, हम ये वाले फॉल में देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें 15 मिनट पे लगाकर देखें फिर से, तो आप देख रहे हो 15 मिनट की ही लाइन है जहाँ से ये बार बार गिर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी गिरा, उसके बाद यहाँ पे भी गिरा, उसके बाद यहाँ पे भी गिरा, एंड यहाँ पे भी। अब फिलहाल ये 15 मिनट की लाइन के ऊपर खड़ा है। तो अगर ये यहाँ से गिरना चाहता है तो ये अगर फिर से यहाँ पे ये पुरानी सपोर्ट तोड़ता है, दैट इज 70 रुपीज़ 75 रुपीज़ वाली 80 रुपीज़ वाली, तो आपको इसमें रहने का कोई मतलब नहीं है, आपको सिंपली यहाँ से एग्जिट कर देना है। बट अगर ये इसके ऊपर जाकर सस्टेन हो जाता है, दैट इज 15 मिनट की लाइन के ऊपर जाकर सस्टेन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये एक बाउंस के लिए तैयार है। तो वो बाउंस अब कहाँ तक आएगा, तो दैट इज वो आपको देखना है, बिकॉज इतनी स्ट्रेट लाइन चाल आई है, तो हो सकता है फिर यहाँ पे ये 90 रुपीज़ 95 रुपीज़ तक आ जाए, 100 रुपये तक आ जाए। बट वहाँ पे भी आपको सिर्फ एक ही काम करना है, एंड दैट इज एग्जिट। और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि हाँ मैं 80 रुपये पे और ले लेता हूँ और फिर मैं 100 पे जाकर बेच दूंगा तो मेरी थोड़ी सी एवरेज नीचे आ जाएगी। गिरते हुए शेयर में कभी एवरेज नहीं करनी है। मतलब अगर तो देखो बहुत ही अच्छा चार्ट है, गिरते हुए शेयर का कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी नहीं करनी है जब गिर रहा है स्टॉक, यस एवरेज जरूर से करनी है, बट उसका चार्ट अच्छा होना चाहिए। सो इसलिए आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है, एंड गिरते हुए में एवरेज बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिलहाल अगर मैं इसमें इन्वेस्टेड होता तो मैंने जैसे बता दिया 90 रुपये 100 रुपये तक का अगर बाउंस मिलता मेरे को तो मैं उसमें एग्जिट कर देता। फिर अगर कभी ये घूमकर 120 के ऊपर आता है, दैट इज ये जो हमने यहाँ पे बताया, दैट इज ये जो रेजिस्टेंस है मेजर, उसके ऊपर आकर सस्टेन करता है तो हम इसमें जरूर से एंट्री करेंगे। उससे नीचे कोई एंट्री नहीं बनती है मेरे हिसाब से इन दोनों ही स्टॉक्स में। अभी हमने फंडामेंटल्स भी देख लिए हैं, चार्ट्स भी देख लिए हैं। तो जब इन दोनों कंपनीज का आईपीओ आया था तो तब मैंने इंस्टाग्राम पे भी रील्स बनाई थी, यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स अपलोड करे थे, एंड बताया था कि किस तरीके से हायर वैल्यूएशन पे ये आ रहे हैं। एंड पर्सनली मैं आईपीओस का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं इसी कारण से, बिकॉज हमें कुछ पता नहीं होता कि आगे जाकर क्या होने वाला है। हाँ मैं 10% 20% ऊपर लेने को तैयार हूं उस कंपनी को, बट आईपीओ का मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं कि हाँ बाद में आईपीओ में 20% नीचे खुले उसके बाद नीचे जाता रहे एंड कुछ कच्चे लालच के कारण मैं उसमें फंस जाऊं। तो इसलिए मैं तो पर्सनली आईपीओ में अप्लाई करता ही नहीं हूं, और ना ही मेरे पास ये दोनों स्टॉक्स फिलहाल पड़े हैं होल्डिंग में।
तो इसलिए मैं तो इन स्टॉक से बहुत ज़्यादा दूर हूँ, बिकॉज मेरे को पसंद नहीं है कंपनीज और ना ही मेरे को इनके चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, कंपनीज मैं डेफिनेटली थोड़ी बहुत यूज़ करता हूँ रियल लाइफ में, बट मेरे को ना तो इनके चार्ट्स इंप्रेसिव लग रहे हैं और ना ही मेरे को फंडामेंटल में कुछ होता दिख रहा है। ये मेरा व्यू है, आपको क्या लग रहा है जोमैटो के बारे में, पेटीएम के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आई होप बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, बट मैंने आपको अपना व्यू शेयर कर दिया। बाकी अगर आप मेरे से कोई बात करना चाहते हो या फिर छोटी छोटी फाइनेंस से रिलेटेड रील्स देखना चाहते हो, उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा है और आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर से करिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।